लोगों ने अपना सिर हिलाया। बिल्कुल, अगर ऐसे ही लाइफ में एक ही जैसी हर चीज होती रहे तो बोरिंग हो जाएगी। सुख दुख अच्छा बुरा लगा रहता है। माना आज हमारी लाइफ थोड़ी मुश्किल है, लेकिन देख लेना बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। और जानते हो, आपके पास तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग पावर है। बच्चे बिल्कुल नासमझ की तरह देखने लगे। आपको पता है आपकी पावर क्या है? नहीं पता? आपकी पावर है आपका साथ। जब भी आपको कोई मुश्किल होगी या आप गिरने लगोगे तो आपके फ्रेंड्स आपके साथ होंगे। मैं ये नहीं कहता कि उसे सब पता ही होगा या वो उस प्रॉब्लम को खत्म कर देगा, लेकिन वो आपको हेल्प जरूर करेगा और फिर आप आसानी से उस प्रॉब्लम को खत्म कर लोगे। बच्चों, आज मैं आपसे एक प्रॉमिस मांगना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ चाहे जो हो जाए, आप तीनों हमेशा दोस्त रहोगे, एक दूसरे की हेल्प करोगे और एक दूसरे का ख्याल रखोगे। प्रॉमिस? उनकी बात सुनकर तीनों ने प्रॉमिस किया और उनके गले लग गए। पापा, हमारे जाने के बाद आपका ख्याल कौन रखेगा? आरजू ने धीरे से पूछा। पापा, प्रॉमिस करिए आप अपना पूरा ध्यान रखेंगे। जैसा आप कहें, उन्होंने किसी जेंटलमैन की तरह कहा। उनके कहते ही सब मुस्कुराने लगे। मिस्टर मित्तल ने गाना प्ले किया। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू है, थोड़ी हंसी, आज हम है तो कल है खुशी। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। सब साथ में गाने लगे और हंसते मुस्कुराते गाते हॉस्टल पहुंच गए। सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद और थोड़ी देर बच्चों के साथ समय बिताकर मिस्टर मित्तल वापस चले गए। बच्चे भी नई जगह और नए माहौल में ढलने की कोशिश करने लगे। पहले दिन तो सब ठीक लगा था, लेकिन दूसरे दिन कुछ लड़कों ने उन्हें घेर लिया और परेशान करने लगे। शुरू में तो उन तीनों ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब एक लड़के ने आरव को धक्का दिया तो बस आरजू को आया गुस्सा और उसने भी पास पड़े एक डंडे से उन सबको पीटना शुरू कर दिया। उसको देखकर रेहान और आरव भी उन पर टूट पड़े। थोड़ी ही देर में सारे लड़के वहां से भाग खड़े हुए। क्या बात है, तुम तो बिल्कुल फूलन देवी हो। पीछे से एक आवाज आई। फूलन देवी? वो कौन है और तुम कौन? मेरा नाम अविनाश है, मैं भी यहाँ नया हूँ। ये स्कूल के पुराने स्टूडेंट्स हैं, सबको ऐसे ही परेशान करते। आज तो तुम सब बच गए, लेकिन वो फिर तुम्हें परेशान करेंगे। इस स्कूल में ऐसे गंदे बच्चे पढ़ते हैं। रेहान की तो अभी से हालत खराब हो गई, तभी तो पनिशमेंट मिली है उन्हें हॉस्टल में रहने की। वैसे तुम तीनों भी तो इसीलिए आए हो। तुम भी यहाँ इसीलिए आए हो? आप? मैं तुम तीनों से बड़ा हूँ, इसीलिए तुम तीनों मुझे आप बुलाओगे। और हाँ, मुझे भी पनिशमेंट मिली है, लेकिन लड़ाई करने की वजह से नहीं। तो फिर? मेरे मार्क अच्छे नहीं आए थे पुराने स्कूल में। अविनाश ने सिर झुकाकर कहा। हमसे दोस्ती करोगे क्या? पागल हो क्या? एक तो तुम सब इतने छोटे हो और उस पर से ये फूलन देवी, ये तो रोज किसी न किसी से लड़ेगी। मुझे इन सब में नहीं पड़ना। और अगर हमसे दोस्ती नहीं की तो ये तो आप भी जानते हो कि हम आपको सबसे बचा लेंगे, लेकिन हमसे कौन बचाएगा आपको? तीनों से घूरते हुए उसके चारों ओर घूम रहे थे। अच्छा बाबा, ठीक है, लेकिन तुम लोगों के झगड़े की वजह से मेरी हड्डियां नहीं टूटनी चाहिए, उसकी चिंता नहीं है। कहते हुए आरजू चली गई और तीनों हैरान उसे देखते रहे। अगले दिन सुबह सुबह आरजू ने जबरदस्ती तीनों को साथ लिया और पहुंच गई मार्शल आर्ट की क्लास में। उसने कल ही चारों का नाम उसमें एनरोल करवा लिया। शुरू में तो वो तीनों से नाराज होते हैं, बहाने बनाते हैं, लेकिन जब दूसरी बार उन लड़कों ने उन्हें परेशान किया तो उन्हें समझ में आ गया कि उनके लिए कितना जरूरी है। धीरे धीरे चारों उस जगह, उस माहौल में ढल गए। अब उनकी दोस्ती भी गहरी हो गई थी। वो सारा टाइम साथ बिताते,
साथ में मार्शल आर्ट, साथ में पढ़ाई, साथ में मस्ती। उनके साथ रहते रहते अविनाश भी पढ़ाई में मन लगाने लगा। इन सबके बीच आरजू का दूसरों से पंगा लेना भी जारी रहा। सब कुछ सही था, लेकिन एक चीज थी जिसके बारे में वो कभी बात नहीं करते थे, उनकी फैमिली। एग्जाम के बाद सारे बच्चे खुश थे। छुट्टियों में अपनी फैमिली से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड थे, आरव और आरजू भी। लेकिन रेहान को कोई खुशी नहीं थी, बल्कि वो तो डरा हुआ था। उसे अब भी देवकी जी की पिटाई याद थी। हालांकि वो अपने जज्बात सबसे छुपाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आरजू उसके मन की बात समझ गई। रिजल्ट के दिन सारे बच्चों के माँ बाप आए। सब बहुत खुश थे। अविनाश के पेरेंट्स भी आए थे। जब उन्होंने उसका रिजल्ट देखा तो वो बहुत खुश हुए। उसने उन्हें अपने दोस्तों से मिलवाया। उन्हें तीनों बहुत अच्छे लगे। आरजू तो मिस्टर मित्तल को देखकर बिल्कुल उछलने लगी और दौड़ के जाकर उनके गले लग गई। आरव और रेहान भी उनसे मिले। उन्होंने अविनाश को भी उनसे मिलवाया। थोड़ी देर बाद सब अपने घर जाने लगे। रास्ते में आरव और आरजू तो बहुत खुश थे और वो मिस्टर मित्तल से ढेर सारी बातें कर रहे थे। लेकिन रेहान उदास बैठा था। तो मिस्टर मित्तल ने कहा, अरे भाई रेहान, क्या बात है, तुम इतने उदास क्यों हो? क्या हुआ, तुम्हें तुम्हारा स्कूल और नए दोस्त अच्छे नहीं लगे? नहीं अंकल, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर इतने चुपचाप क्यों हो? भाई, मैंने तो पहली बार किसी को मसूरी जाते वक्त उदास देखा है। उनके ऐसा कहते ही रेहान और आरव चौंक गए, लेकिन आरजू और मिस्टर मित्तल मुस्कुराने लगे। तो वो समझ गए कि ये सब आरजू का प्लान है और वो उस पर टूट पड़े और मिस्टर मित्तल उन्हें ऐसे लड़ते देखकर हंसने लगे। होटल पहुंचकर और खाना खाकर सब रेस्ट करने चले गए। तभी मिस्टर मित्तल फोन लेकर रेहान के पास आए। उन्होंने फोन स्पीकर पर डाला। दूसरी तरफ मिस्टर शर्मा लाइन पर थे। उन दोनों ने मिलकर रेहान को समझाया कि वो उसकी हालत और उसका डर समझते हैं और वो हर समय उसके साथ है। भले ही वो उसके पास ना हो, लेकिन हर कदम और हर फैसले में उसके साथ है और वो जब चाहे उनसे अपने दिल की बात कह सकता है बिना डरे। उनसे बात करके उसे रिलैक्स फील हुआ। इसके बाद उन लोगों ने मसूरी में भरपूर मस्ती की। स्कूल खुलने से पहले वो घर वापस आए। रेहान पूरी तरह कंफर्टेबल तो नहीं था, लेकिन उसने काफी हद तक खुद को संभाला हुआ था। एक बार जब साथ में मस्ती कर रहे थे, तभी आरव और रेहान ने आरजू को फूलन देवी कहकर पुकारा। तो मिस्टर मित्तल ने इसका कारण पूछा। वो मैं फूलों जैसी सुंदर और देवी माँ जैसी स्ट्रांग हूं ना, इसीलिए, आरजू ने बड़े प्यार से बताया। असल में अविनाश ने उसे यही बोला था। उसकी बात सुनकर मिस्टर मित्तल और मिस्टर शर्मा जोर जोर से हंसने लगे और तीनों उन्हें देखने लगे। फिर जब उन्होंने उन्हें असल बात बताई तो आरजू का तो गुस्से से बुरा हाल था और बाकी सबका हंसी से। एक हफ्ता घर पर बिताने के बाद वो वापस हॉस्टल चले गए, जहां पहुंचकर आरजू ने सबसे पहले अविनाश को उसे इतना यूनिक नाम देने के लिए अच्छे से प्रसाद दिया। फिर वो सब वापस अपनी रूटीन पे लौट आए। अविनाश, आरव और रेहान बैठे हुए थे। तभी आरजू वहां गुस्से में आती है। उसे देखकर सब अपनी बुक्स में अपना चेहरा छुपा लेते हैं। आरजू कुछ सेकंड उन्हें देखती और फिर, पढ़ाई तो आप सबको करनी नहीं है, कम से कम बुक तो सीधी पकड़ लो। तीनों ने जल्दी से अपनी बुक चेक करी और फिर, अरे आरजू, बच्चे तुम कब आई और इतने गुस्से में क्यों हो? दांत ना थोड़ा कम दिखाया करो, और मैं बच्ची नहीं हूँ। वो तो हमें पता ही है। फिर कहीं से पंगा करके आई है फूलन देवी? आरव ने धीरे से कहा। अरे शांत हो जा और ये बता क्या हुआ? क्या कुछ कहा किसी ने? इस बार जोर से। अच्छा चल, चाट खा के आते हैं। रेहान ने बच्चे को चुप कराने के लिए लालच दिया। नहीं खाना है मुझे कोई चाट वाट। ठीक है फिर मत खा। तीनों वापस बुक्स में घुस गए। इस बार बुक सीधी थी। कैसे दोस्तों आप सब, मतलब मेरी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। हाँ, और एक मैं हूँ, आप सबके लिए लड़ पड़ती हूँ हर बार, लेकिन यहाँ तो किसी को मेरी कोई चिंता ही नहीं है, पड़ी ही नहीं है। हाँ, हो गया तेरा नाटक। अब बता क्या हुआ? वो है ना अजीत, उसने ना अविनाश को फट्टू बोला। हाँ, क्योंकि मैं हूँ फट्टू। अविनाश ने बात ही खत्म कर दी। उसने ना भाई को लंगूर बोला। वो तो तुम सब भी बोलते हो। ये प्लान भी फेल। उसने ना
रेहान को राहु बोला। हाँ तो प्यार से बोला होगा, इसमें क्या है? उसने मुझे चिमकांडी बोला। क्या चिमकांडी? और फिर आरजू ने तकिया उठाकर उन तीनों की पिटाई शुरू कर दी। बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए उन लोगों ने उसे पकड़ा। जैसे हमें मार रही थी वैसे उसे क्यों नहीं मारा? मैं तो मार ही रही थी, लेकिन उसके और दोस्तों ने बास्केटबॉल के लिए चैलेंज कर दिया। देख, चैलेंज तुझे किया है तो ही जान, हमें इन सब में नहीं पड़ना। बोलकर तीनों वापस अपनी बुक्स में घुस गए। थोड़ी देर तक आरजू उन्हें घूरती रही गुस्से में, और फिर वहां से पैर पटकती हुई चली गई। थोड़ी देर बाद तीनों लड़के गुस्से में बैठे घूर रहे थे और हमारी प्यारी आरजू आराम से बैठकर चाट और गोलगप्पे ठूंस रही थी। क्या जरूरत थी फूलन देवी बनने की? उन्हें मुझे चिमकांडी का। ज्यादा ना स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है, हमें सब पता है, हमने पता कर लिया। वो सॉरी ना, फिर नहीं करूंगी ऐसा, सॉरी। आरजू ने कान पकड़कर प्यार से और बिल्कुल मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा। वो तो हमें पता है, तू अगली बार ऐसा कुछ नहीं करेगी, बल्कि इससे भी कुछ बड़ा करेगी। क्या जरूरत थी पापा को बोलने की? पापा मेरे बेस्ट फ्रेंड है और मैं उनको डेली फोन करके सारी बात बताती हूँ। अच्छा, सारी बात बताती है? तो फिर अपनी गलती क्यों नहीं बताती? सॉरी बोला है ना। याद रखना, ये लास्ट टाइम है। आरजू ने सिर तो हिला दिया, लेकिन वो लास्ट टाइम कभी हुआ ही नहीं। आरजू हर बार कोई ना कोई पंगा करती, जिसका परिणाम सबको भुगतना पड़ता। लेकिन इन सब में अच्छी बात हुई वो ये थी कि हमारे दोस्तों की टोली अब पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स में अव्वल आने लगी। उन्होंने फुटबॉल, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, जूडो और भी कई खेलों में मेडल्स जीते। अब रेहान भी घर से भागता नहीं था। हाँ, वो अभी कंफर्टेबल नहीं था, लेकिन भागता भी नहीं था। स्कूल में उनके ढेर सारे फ्रेंड्स भी बने। वो हर किसी के फेवरेट थे, क्योंकि अनगिनत शरारतों और लड़ाइयों के बाद भी वो कभी किसी का नुकसान नहीं करते थे। जहां तक होता वो सबकी मदद भी करते। टीचर्स भी उनको बहुत मानते थे। कुल मिलाकर चारों हर जगह छाए रहते। इनमें सबसे खास एक चीज थी, जब भी वो बहुत उदास होते या बहुत खुश होते तो साथ में गाना गाते। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। कुछ समय बाद अविनाश के बोर्ड एग्जाम्स हुए, जिसमें उसे काफी अच्छे नंबर आए। उसके पेरेंट्स चाहते थे कि उसका एडमिशन दिल्ली में हो, लेकिन अपने दोस्तों के साथ रहने के लिए उसने देहरादून के एक कॉलेज में एडमिशन ले लिया। अब तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। वो रात उन सब के लिए शायद सबसे काली रात थी। प्यार का एहसास। आरव और रेहान के 12वीं और आरजू की 10वीं की परीक्षा का आज आखिरी दिन था। कुछ दिनों में वो वापस अपने घर जाने वाले थे। उससे पहले उन लोगों ने जमकर मस्ती करने का प्लान बनाया और सब अपने फेवरेट होटल गए। सब मस्ती कर रहे थे कि तभी आरजू को एक फोन आता है और वो बात करने बाहर चली जाती है। वो आराम से फुटपाथ पर टहलते हुए बात कर रही थी कि तभी सामने से आती एक तेज रफ्तार कार ने वहां से गुजर रही एक औरत और उसकी छोटी सी बच्ची को टक्कर मार दी। ये सब कुछ आरजू की आंखों के सामने हुआ और वो उस हादसे से बुरी तरह डर गई। टक्कर की आवाज सुनकर सब दौड़कर वहां पहुंचे। लोगों ने उस महिला को चेक किया तो पता चला कि उसकी मौत वहीं हो गई थी और बच्ची की भी हालत गंभीर थी। जल्दीबाजी में उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। इस घटना से वहां मौजूद सब लोग घबराए हुए थे। आरव, रेहान और अविनाश आरजू के पास ही थे। डरे हुए तो वो लोग भी थे, मगर किसी तरह खुद को कंट्रोल करके आरजू को संभालने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन आरजू पर तो जैसे किसी बात का कोई असर ही नहीं हो रहा था। वो तो बिल्कुल किसी पत्थर की तरह हो गई थी। फिर लोगों की सलाह पर वो तीनों उसे हॉस्पिटल ले गए। इस बीच अविनाश ने मिस्टर मित्तल को फोन करके सारी बात बताई। वैसे भी आरव और रेहान आरजू को इस तरह देखकर और ज्यादा घबरा गए थे। उन्हें कुछ भी सोच नहीं रहा था। वो बस भगवान से आरजू के लिए प्रार्थना कर रहे थे। थोड़ी देर में मिस्टर शर्मा और मिस्टर मित्तल वहां पहुंच गए। उन्हें वहां देखकर आरव और रेहान उनसे लिपटकर रोने लगे।
थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आए तो सबने उनसे आरजू के बारे में पूछा। देखिए, पेशेंट अभी बच्ची है और वो हादसा उसके सामने हुआ। ऐसे में उसको सदमा लगना नॉर्मल है। लेकिन क्या डॉक्टर? देखिए, इस हॉस्पिटल के बच्चों को मैं और हमारा हॉस्पिटल अच्छे से जानते हैं। रेगुलर चेकअप के दौरान मैं आरजू से कई बार मिला हूँ। मुझे लगता है कि कोई बात या कोई परेशानी है जो उसने अपने अंदर छुपा रखी है। वैसे मिसेस मित्तल कहाँ है? डॉक्टर, आरजू जब छोटी थी तो उनका देहांत हो गया था। और फिर मिस्टर मित्तल ने उन्हें सारी बात बताई। क्या? लेकिन आरव या आरजू ने कभी इस बात का जिक्र नहीं किया। देखिए मिस्टर मित्तल, जब हम किसी अपने को खोते हैं तो हम रोते हैं, शोक मनाते हैं, जिससे हमारी तकलीफ, हमारा दर्द बाहर निकल जाता है। लेकिन आरजू के साथ ऐसा नहीं है। उसने आप सभी को खुशी देने के लिए अपने दुख को छुपाया था। आज के हादसे ने उसको उस दर्द की याद दिला दी, क्योंकि मरने वाली भी एक छोटी बच्ची की माँ थी। मैं आपको कोई झूठी तसल्ली नहीं दूंगा। आरजू को नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है और उसकी हालत सीरियस है। अगर 24 घंटे में उसे होश नहीं आया तो कुछ भी हो सकता है। हो सकता है वो कोमा में चली जाए, या फिर हम सब उसे इस वक्त आप सबके साथ की जरूरत है। डॉक्टर के जाने के बाद सब खामोश बैठे थे। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनकी आफत की पुड़िया, उनकी फूलन देवी अंदर से, सामने वाले को तो हर कोई हिम्मत दे रहा था लेकिन खुद को ही नहीं संभाल पा रहा था। वो रात उनकी लाइफ की सबसे मुश्किल रात थी। थोड़ी देर तक सबको संभालने की नाकाम कोशिश के बाद रेहान उठकर बाहर चला गया।